प्रिय बच्चों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का टॉपिक है अपना लोकतंत्र। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने लोकतंत्र से संबंधित 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो में अपन ने लोकतंत्र का अर्थ समझा था। दूसरे वीडियो में अपन ने जो लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन देखेंगे कि लोकतंत्र के जो प्रकार है, लोकतंत्र के जो गुण है, लोकतंत्र के जो दोष हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपन प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अपन अभी लोकतंत्र के जो प्रकार है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र है वो 2 प्रकार है। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको अपन प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यानी लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपन प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये क्या होता है? यानी जनता शासन कार्य में स्वयं भाग लेती है। किसी कानून को बनाना है उसमें जनता स्वयं भाग लेती है। कानून का निर्णय करने के लिए बहुमत द्वारा निर्धारण किया जाता है। सभी व्यक्ति जब भी कानून की आवश्यकता होता है, शासन संचालित से संबंधित जो नियमों की आवश्यकता होती है, उनके लिए लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं सभी, और सभी मिलकर एक राय होकर बहुमत से निर्णय लेकर कानून और नियम बनाते हैं। तो स्वयं जनता खुद कानून बनाती है, खुद शासन कार्य में भाग लेती है। तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो यूनान में प्रचलित था। वर्तमान में अपन देखें तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटीन है, वहां पे आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अपन भारत की बात करें तो भारत में जो ग्राम सभा है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा के सदस्य वो रजिस्टर्ड मतदाता होते हैं और वो एक जगह संयुक्त होकर गांव से संबंधित विकास योजना बनाते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो आज विशाल राज्य हैं, विशाल देश हैं, उनमें ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इतनी जनसंख्या एक साथ इकट्ठी होनी संभव नहीं है। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो 121 करोड़ को एक जगह एकत्रित होना और उस शासन पे डिसीजन लेना संभव नहीं है, असंभव है। इस वजह से आज जो लोकतंत्र विद्यमान है वो कौन से? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो प्रतिनिधि हैं वो शासन कार्य में भाग लेते हैं, वही शासन के नियम कानून बनाते हैं और निश्चित समय बाद में वापस चुनाव होता है और जनता यदि उन प्रतिनिधियों से संतुष्ट है तो उनको पुनर्निर्वाचन कर लेती है, अन्यथा नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाता है। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। इसमें संप्रभुता है वो जनता भी निवास करती है। इसमें जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को अपनी संप्रभुता सौंप देती है। जब भी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है उस समय प्रतिनिधियों को वो अपनी संप्रभुता सौंप देते हैं और वही उनके भविष्य का क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। तो 2 प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष, इसमें शासन कार्य में जनता स्वयं भाग लेती है। शासन कार्य में जनता स्वयं भाग लेती है। यहाँ शासन कार्यों में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन कार्य में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वो जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये था अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अपन अपने विधायक चुनते हैं और वो विधायक राज्य से संबंधित विधायिका में कानून बनाते हैं, इसी प्रकार अपन सांसद चुनते हैं जो हमारे देश में संसद में बैठकर हमारे देश से संबंधित कानून को बनाते हैं। ऐसे अपन सरपंच का चुनाव करते हैं, तो ये क्या है, अपने प्रतिनिधि हैं। इसको अपन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इसको प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब अपन कुछ लोकतंत्र से संबंधित परिभाषाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे। डायसी ने क्या कहा था, लास्की ने क्या कहा था, इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था और ब्राइस ने क्या कहा। तो पहली है अपनी परिभाषा इब्राहिम लिंकन की। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र है वो जनता के लिए वह जनता के द्वारा शासन। ये लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं लास्की की। लास्की ने कहा था लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग यानी प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। फिर अपन देखते हैं डायसी की परिभाषा। डायसी ने कहा था कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति भाग लेते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि ये इसमें तो कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग है, इसमें कहा कि अधिकांश व्यक्ति भाग लेते हैं। और इब्राहिम लिंकन की थी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, वह जनता के द्वारा शासन है। फिर आती है अपनी ब्राइस की। ब्राइस ने कहा लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की शक्ति कानूनी
तौर पर किसी वर्ग में नहीं होकर संपूर्ण जनता में निवास करती है। यानी अपन ने लोकतंत्र की 4 परिभाषाएं देखी थी। इब्राहिम लिंकन ने कहा लोकतंत्र है वह जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। लास्की ने कहा था लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। डायसी ने कहा था लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्तियों का भाग होता है। ब्राइस ने कहा था कि लोकतंत्र ऐसा शासन का रूप है जिसमें शासन की शक्तियों कानूनी तौर पर एक वर्ग में निहित नहीं होकर संपूर्ण जनता में निवास करती है। ये थी लोकतंत्र की परिभाषाएं। अब देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अब अपन देखेंगे कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है जनता का शासन। लोकतंत्र है वो जनता का शासन होता है, यानी इसका अर्थ हुआ कि जनता है वो स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है या अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो शासन कार्य में भाग लेती है। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन, यानी जो शासन है वो जनता द्वारा निर्मित है, यानी कानून बनाने में जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपना योगदान देती है। फिर आता लोकतंत्र शासन का साधन है, साधे नहीं। इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र के द्वारा जो लोक कल्याणकारी उद्देश्य है, मानवता के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का एक साधन है। लोकतंत्र को अपन प्राप्त नहीं कर सकते, ये अपना साध्य नहीं है। तो लोकतंत्र एक क्या है, शासन का साधन है, इसके माध्यम से अपन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर जनता के प्रति उत्तरदायी। लोकतंत्र है वो शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उनके माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। यदि वो प्रतिनिधि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो उनको अपदस्थ करके नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है या स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है। तो इस प्रकार जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। फिर है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र है वो अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, अभी भी ये क्या है, विकास के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी भी ये विकासशील है। इसका जो पहले रूप था वर्तमान रूप है और आगे भी इसके रूप में बदलाव होने वाले हैं। जैसे अपन ने देखा कि उसका उदारवादी लोकतंत्र का दृष्टिकोण सिद्धांत देखा था, बहुलवादी देखा, फिर कुलीन तंत्र देखा, फिर अपन ने समाजवाद देखा। तो इस प्रकार इसके अनेक रूप बदलते जा रहे हैं। तो अभी भी ये क्या है, एक विकासशील शासन व्यवस्था है। इससे आगे अपन देखेंगे कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। अब देखेंगे अपन लोकतंत्र के गुण और दोष, यानी लोकतंत्र से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। उसके पहले देखते हैं अपन गुण। पहला गुण है कि लोकतंत्र है वो सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है, यानी संपूर्ण जनता भाग लेती है तो सभी पक्षों और सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। फिर आती है कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना होती है, लेकिन लोकतंत्र में तो संपूर्ण जनता भाग लेती है या उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो वहां पे कार्य कुशलता में क्या आती है, वृद्धि होती है। अधिक व्यक्ति शासन कार्य में भाग लेते हैं, कानून के बारे में अपने विचार विमर्श करते हैं, तो वो क्या है, कार्य कुशलता में वृद्धि आती है। फिर तीसरा है अपना सार्वजनिक शिक्षा का साधन। जो लोकतंत्र है उसमें निर्वाचन होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग लेता है या प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचित होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस प्रकार यदि वो सार्वजनिक शिक्षा है वो उसको साधन के रूप में प्राप्त होती है। शासन कार्यों में भाग लेना, शासन से संबंधित निर्णयों में अपनी रुचि रखना, इस प्रकार वो सार्वजनिक शिक्षा का क्या है, एक साधन है। फिर है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का अर्थ हुआ लोकतंत्र है उसके अंदर जो शासन कार्य है उसमें भाग लेता है। दूसरा है उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो भी प्रतिनिधि बनकर शासन कार्य में भाग ले सकता है या स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेता है, जिससे उसका नैतिक विकास होता है। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति का अर्थ हुआ कि प्रत्येक जनता ये समझती है कि जिस देश में मैं रह रही हूँ उस देश की शासन कार्य में मैं स्वयं भाग ले रही हूँ तो ये देश अपना ही है, तो उसके प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो प्रबल होती है। लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। फिर है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा का अर्थ हुआ यदि एक व्यक्ति शासन करता है, एक वर्ग शासन करता है, तो उसके विरोध में जनता है उसको बदलने के लिए क्रांति का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में संपूर्ण जनता भाग लेती है, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है,
तो जब भी कोई व्यक्ति है वो शासन की शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उनको चुनाव में पराजित करके नए व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रकार देश में क्रांति नहीं होती है और क्रांति से देश की क्या होती है, सुरक्षा होती है। फिर है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र है वो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शासन कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता है, चुनाव में खड़े होने, उम्मीदवार बनने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। अगला है अपना 8वां पॉइंट, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। स्वतंत्र लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं संचालित हो रहा है और कोई ऐसा कानून संसद ने बनाया है जो व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उस कानून को रद्द करने की शक्ति किसके पास होती है, न्यायपालिका के पास होती है। और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। फिर है कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक, यानी जनता को ऐसा माहौल प्राप्त होगा जिसमें वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी और शासन कार्यों में खुद रुचि लेके भाग लेगी। तो इस प्रकार के माहौल में जो कला, साहित्य और संस्कृति और विज्ञान की प्रगति होना संभव है, आवश्यक भी है, क्योंकि जनता को ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाता है। फिर है संविधानवाद में आस्था, यानी जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसी के अनुरूप शासन होता है। यदि उनके अनुरूप शासन के में प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो उनको नेक्स्ट चुनाव में उनको पराजित किया जाता है। फिर है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था भी शक्तिशाली होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना शासन कार्य में भाग लेता है और अपना योगदान देता है। फिर विश्व शांति का समर्थक, यानी देश है उसमें विश्व शांति से संबंधित जो कार्य है वो किए जाते हैं। प्रत्येक नागरिक है वो विश्व शांति का समर्थक होता है, उसी आधार पर इसमें विश्व शांति का समर्थक माना गया है। लोकतंत्र है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और देश हित में कार्य करता है, सभी के साथ लोक कल्याण के कार्य करता है। इस प्रकार ये विश्व शांति का समर्थक है। अब अपन देखेंगे कि लोकतंत्र के क्या क्या दोष हैं। पहला दोष है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की धारणा वो भ्रमपूर्ण है, यानी जो व्यक्ति है उसको इसमें अपन ने बताया गया था कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना लोकतंत्र में हिस्सा होता है, भाग होता है, वो लोकतंत्र के शासन कार्य में भाग लेते हैं। लेकिन इसके जो विरोधी है, आलोचक है, उनका मानना है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की जो धारणा वो भ्रमपूर्ण है। व्यक्ति स्वयं भाग नहीं लेकर राजनीतिक दल भाग लेते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता है इसमें व्यक्ति है वो उदासीन रहता है, वो अपने जो जीविका उपार्जन है अपने घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहता है, वो शासन कार्यों में अपना योगदान नहीं दे पाता, ये उनका मानना है। फिर बुद्धिजीवी की उदासीनता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी लोकतंत्र में भाग नहीं लेते, यानी राजनीतिक कार्यों में बुद्धिमान लोग नहीं भाग लेकर एक सामाजिक सोशल वर्कर भाग लेता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या रहते हैं, लोकतंत्र में उदासीन रहते हैं, ये एक इसका दोष है। फिर शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण, जो अपने अभी बात की थी कि कला, शिक्षा, विज्ञान में लोकतंत्र सहायक है, लेकिन इनका मानना है कि जो शैक्षणिक महत्व के दावे हैं वो भी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो छल कपट के द्वारा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, अपने दाव पेच लगाते हैं। फिर है लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता का भी भ्रमपूर्ण है, यानी लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता, समानता प्राप्त होती है वो भी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण जनता को शिक्षित और राजनीतिक कार्यों के प्रति जागरूक नहीं होती, उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती, इस वजह से वो अपनी स्वतंत्रता और समानता का फायदा या उसको नहीं जान पाते हैं। फिर राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष बताया गया है कि जो राजनीतिक दल है वो दुष्प्रभाव करते हैं, यानी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की क्या करता है, बुराई करता है या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ, छल कपट इनका सहारा लेता है, तो वो क्या है, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है। फिर है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, यानी एक बार जो शासन कार्यों में या सत्ता पे आसीन हो जाता है तो वो 5 साल तक क्या माना जाता है, अपने आप को सुरक्षित मानता है कि अब मैं 5 साल तक मेरा शासन कार्य में भाग लूंगा, तो वो एक बार पद प्राप्त करने के लिए छल कपट का सहारा लेता है, तो ये एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानी जाती है। फिर है सार्वजनिक धन का समय का अपव्यय, यानी जो सार्वजनिक धन है वो समय उसका भी अपव्यय होता है, क्योंकि बार बार चुनाव होते हैं और चुनाव होने के कारण जो धन है और समय उसका अपव्यय होता है। उदासीन मतदाता, इसका अर्थ भी वही हुआ कि जो व्यक्ति है चुनाव के समय ही सक्रिय रहते हैं, बाद में वो निष्क्रिय के रूप में अपने जो जीविका उपार्जन है उसमें लगे रहते हैं, तो राजनीतिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं, केवल चुनावी कार्यों में भाग लेते हैं। इस प्रकार मतदाता क्या रहते हैं, उदासीन
रहते हैं। फिर संकट काल की दृष्टि में कमजोर, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है वो एक ये भी है कि संकट काल की दृष्टि में इसको कमजोर माना गया, क्योंकि यहाँ पे अधिक व्यक्तियों को हाथों में सत्ता होने के कारण पर जो डिसीजन लिया जाता है संकट काल में वो नहीं ले पाते हैं। जबकि एक व्यक्ति के अंदर सत्ता निहित होती है तो वो जो निर्णय लिया जाता है देश हित में वो जल्दी लिया जाता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में जो निर्णय लेने में जो समय लगता है वो संकट काल की दृष्टि से क्या है, सही नहीं है। इस प्रकार ये भी एक दोष माना जाता है। फिर लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। इसका भी अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र में बार बार सत्ता चेंज होती रहती है, प्रतिनिधि और जो शासक है वो बदलते रहते हैं। तो जो विश्व शांति से जिस देशों के साथ संपर्क किए जाते हैं उनके साथ जो योगदान दिया जाता है उसमें भी वो रुचि रखते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र है वो विश्व का शांति का समर्थक नहीं माना जाता, ये इसका एक दोष माना गया। इससे आगे अपन देखेंगे लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। अब अपन देखेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए जो परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली दशा है शक्ति व व्यवस्था। लोकतंत्र के लिए ऐसी व्यवस्था और ऐसी सत्ता होनी चाहिए, जनता की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र क्या हो, सफल हो। दूसरी है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। फिर आर्थिक समानता की स्थापना, यानी देश में जो आर्थिक समानता है वो होनी चाहिए, यानी गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर होता है वो कम से कम होना चाहिए, तो लोकतंत्र ज्यादा सफल होता है। फिर आती है सामाजिक न्याय की स्थापना। जो सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए लोकतंत्र में। जो सामाजिक न्याय है वो प्राप्त होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए समानता होनी चाहिए, धर्म, लिंग, वंश, धर्म इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए। शिक्षित और जागरूक जनता होनी चाहिए। जनता कैसी होनी चाहिए, शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होनी चाहिए, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है इनके बारे में वो जागरूक होनी चाहिए। फिर है जनमत का निर्माण करना, यानी जो जनता है वो शासन कार्यों में भाग लेकर और अपने जो पक्ष और विपक्ष से संबंधित जो भी निर्णय उनके बारे में जागरूक होनी चाहिए, तथा जो भी चुनाव होंगे और प्रतिनिधियों का जब चुनाव किया जाता है तो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और अपनी रुचि और अपने योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। फिर है नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। जो लोकतंत्र है उसके लिए आवश्यक है कि नागरिक है वो कैसे होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए और राष्ट्रीय चरित्र की भावना होनी चाहिए। फिर आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। जनता है जो सत्ता की शक्ति है वो विकेंद्रित होनी चाहिए, एक संघ या एक किसी व्यक्ति या किसी वर्ग में निहित नहीं होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए जिससे सत्ता से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, उनके स्थानीय स्तर पर लिए जाए। एक व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो हो सकती है दूषित हो सकती है, लेकिन जो अधिक व्यक्ति इस में भाग लेंगे तो वो शासन कैसा होगा, सही होगा। तो इस प्रकार सत्ता है वो विकेंद्रित होनी चाहिए तथा स्थानीय स्वशासन पर बल देना चाहिए। स्थानीय लोगों को सत्ता की शक्तियां सौंपनी चाहिए जो वो अपने स्थानीय स्तर की भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार कानून बना सकें। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उनके भाषण की स्वतंत्रता है, जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता है, वोट देने की स्वतंत्रता है, प्रतिनिधि निर्वाचित होने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट है अपना लिखित संविधान में लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि संविधान कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, जिससे अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोकतंत्र से संबंधित जो नियम है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था या जो शासन पद्धति अपनाई है उसका पालन किया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोकतंत्र सफल होने के लिए आवश्यक है लिखित संविधान होना जरूरी है। फिर है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होनी चाहिए और शक्तिशाली भी होनी चाहिए, यानी उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिए, जिससे व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, नागरिकों के लिए अहितकारी है, तो उस पर न्यायपालिका नियंत्रण कर सके। या संविधान के अनुसार शासन कार्य संचालित नहीं हो रहा है तो उसको संविधान के अनुसार संचालित करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होनी चाहिए। यानी जो भी संशोधन वो व्यवस्थापिका करती है वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उनको रद्द कर सकती है। फिर योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी होने चाहिए, यानी उस देश के जो कर्मचारी हैं वो योग्य भी होने चाहिए और कर्मठ भी होने चाहिए। फिर समस्त व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। जो दलीय व्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे पे
जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं उनकी अपेक्षा देश के विकास और हित में कार्य करने चाहिए। योग्य व निष्ठावान राजनेता होने चाहिए। जो भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो कैसे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। जो भी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं वो कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित की होनी चाहिए, राष्ट्र से संबंधित योजनाएं होनी चाहिए, सबके भले के लिए होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। जो भी मुख्य निर्णय लिए जाते हैं उनमें राष्ट्र के नागरिकों की सहमति लेना भी जरूरी है। इस प्रकार का जो माहौल होता है वो लोकतंत्र के लिए सबसे अनुकूल होता है। ये अपन ने 16 पॉइंट पढ़े थे लोकतंत्र की जो सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।